हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पेपर फर्स्ट जो आप बीए थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है पंजाब का उत्थान और महाराजा रणजीत सिंह। इसमें हम देखेंगे कि हमारा एक टॉपिक इसमें यह है कि कैसे क्षेत्रीय शक्तियों का धीरे धीरे उत्थान हुआ। आप सब जानते हैं, हमने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, भारत में जो केंद्रीय शक्तियाँ हैं वो शिथिल होती हैं। और ये सर्वोपरि सिद्धांत है कि जैसे केंद्रीय नियंत्रण शिथिल होता है इतिहास में, वैसे धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता चला जाता है। इसी में हम देखते हैं कि जो औरंगजेब के निर्बल उत्तराधिकारी थे, उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो पूरे भारत जैसे एक महान साम्राज्य को समेट के या इकट्ठा करके रख सकें। इसीलिए वो जैसे नियंत्रण कम हुआ, जो प्रांतीय सूबेदार थे उन्होंने अपने प्रांतों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें आपका पंजाब है, मैसूर है, अवध है आदि शक्तियाँ थी जिन्होंने अपने स्वायत्त राज्यों की घोषणा की। लेकिन जब इनका संघर्ष अंग्रेजों से हुआ तो ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं रख पाए और ब्रिटिश भारत में धीरे धीरे इनका विलय हो गया। तो इसी में हमारा जो एक टॉपिक है वो है आज का पंजाब का उत्थान। पंजाब का जो उत्थान है वो महाराजा रणजीत सिंह के काल में महत्वपूर्ण रूप से हुआ। इसके पहले हम वहाँ की परिस्थितियाँ देखेंगे कि किस प्रकार पंजाब में सिखों के राज्यों का उदय हुआ। यहाँ आपको मैप दिया गया है जिसमें भारत में पूरा नक्शा दिखाया गया है। उसमें देखा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो आपके येलो कलर के ड्रॉ में दिख रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र था वो महाराजा रणजीत सिंह के क्षेत्र में आता था। इसमें हम वर्तमान भारत और वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्से को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पंजाब में किस प्रकार राजनीतिक अस्थिरता की सिचुएशन रही और इसमें सिखों का उत्थान हुआ। तो हम देखते हैं कि जो सिख थे उनमें जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने सिखों को एक सैनिक संगठित शक्ति के रूप में संगठित करने का प्रयास किया और इसी में उन्होंने क्या किया, खालसा की स्थापना की। जब गुरु गोविंद साहब की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि अब आपका गुरु जो परंपरा वो समाप्त हो गई और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही इनका सर्वोच्च क्या बन गया, सर्वोच्च पवित्र ग्रंथ था, वही संप्रदाय का मार्गदर्शक बन गया। आगे हम देखते हैं कि जब भारत में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में नादिर शाह के आक्रमण हुए, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हुआ, हम देखते हैं तो इसमें सिखों की सुरक्षा की समस्या महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आई। इसीलिए 1745 ईस्वी में 100 व्यक्तियों के, जो सिखों के जो 100 व्यक्ति थे, उन्होंने छोटे छोटे दलों का संगठन किया और इन दलों का कार्य क्या था, सिखों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा करना। और 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। दल खालसा का दायित्व ये था कि वो सिखों की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेते थे। ठीक है। जो दल खालसा थे उसमें जितने भी सम्मिलित लोग थे उनको पुनः 11 जत्थों में विभाजित किया गया, मतलब 11 उनके भाग बनाए गए। इन भागों को क्या कहा गया, मिसल कहा गया और इन मिसलों का एक समिति बनाई गई। इस समिति का दायित्व था कि पूरा भी सिख साम्राज्य जो पंजाब में सिख जो फैले हुए हैं, उन राज्यों की विदेशी जो अफगान जो आक्रमण होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी कड़ी में राखी प्रथा की शुरुआत हुई। राखी प्रथा क्या थी, राखी प्रथा थी कि जिस गांव का उत्तरदायित्व ये सिख मिसलें अपने ऊपर ले लेती थी, उस गांव के लोगों को अपनी आय का 1/5 भाग इन सिख मिसलों को देना पड़ता था। इस प्रकार संपूर्ण पंजाब 12 छोटे छोटे सिख राज्यों में विभक्त हो गया। जो 12 मिसलें थी, जो 12 राज्य थे छोटे छोटे, इनमें धीरे आगे चलकर एकता कायम नहीं रह सकी। ये लोग एक संघ का निर्माण नहीं कर सके और इसीलिए इनके आपसी मन मुटाव के कारण आगे चलकर अंग्रेजों को इनमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो ये तो आपकी थी रणजीत सिंह के पहले की पंजाब की स्थिति। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार जो मिसल बन गई थी, इनमें से एक शुक्र चकिया मिसल थी और उसका हेड कौन था, महाराजा रणजीत सिंह। जो महाराजा रणजीत सिंह था उसके पिता की बचपन में ही डेथ हो गई थी, इसीलिए 12 साल की अल्प आयु में ही वो शुक्र चकिया मिसल का नेता बन गया। जब एक बार लाहौर में 1793 में जो लाहौर का शासक था जमान शाह, जब उसने अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह, तो उसने जब लाहौर पर आक्रमण किया तो
वहाँ विद्रोह, अफगानिस्तान में स्वयं विद्रोह उठ खड़ा हुआ, तो वो अपने विद्रोह को दबाने के लिए वापस चला गया, लेकिन उसकी कुछ तोपें भारत के अंदर जो झेलम नदी थी वहाँ फंस गई थी। उन जो जो तोप थे उनको महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासक को वापस किया, और इसी मौके पर महाराजा रणजीत सिंह को जमान शाह ने किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि से सम्मानित किया। फिर उसके बाद 1801 में जब अफगानिस्तान में स्वयं क्रांति हो गई, उस समय जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजा की पदवी ग्रहण की। 1803 में उन्होंने उस पर भी, अमृतसर पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो महाराजा रणजीत सिंह था एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। अब अंग्रेजों की नज़र महाराजा रणजीत सिंह पे पड़ी, क्योंकि वो भी पंजाब के एरिया में अपना हस्तक्षेप करना चाहते थे, या पंजाब के साथ सटा हुआ जो सिंध का एरिया था वहाँ पे अपना हस्तक्षेप चाहते थे। इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की स्थापना शुरू की। उसने यूसुफ अली था, उसको अमूल्य भेंटों के साथ किसके महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि वो रूस और भारत के मध्य, जो अंग्रेजों का ब्रिटिश साम्राज्य था उसके और रूस के मध्य रणजीत सिंह के साम्राज्य को एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे। बफर स्टेट मतलब दो महाशक्तियों के बीच का छोटा राज्य, ताकि रूस भारत पर सीधा आक्रमण नहीं कर पाए, क्योंकि रूस उस समय अफगान जो राज्य था उनमें रुचि ले रहा था। तो उनका ये, अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं रूस अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत के राज्यों में आक्रमण ना कर दे। इसलिए वो रणजीत सिंह से मित्रता स्थापित करना चाहते थे कि कहीं रणजीत सिंह रूस की तरफ ना मिल जाए। ठीक है, रणजीत सिंह भी इस समय अंग्रेजों से मित्रता चाहता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि एक बड़ी शक्ति से मित्रता हो जाए तो उसको भी थोड़ा सहयोग मिले। इसमें जो मुंशी यूसुफ अली थी इसीलिए उसको लॉर्ड वेलेस्ली ने वहाँ भेजा। लेकिन जब जमान शाह के आक्रमण का भय समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने मुंशी यूसुफ अली को दरबार से वापस बुला लिया। ठीक है, लेकिन रणजीत सिंह से चूंकि मित्रता कायम हो गई थी, इसीलिए 1806 के युद्ध में रणजीत सिंह ने मित्रता का परिचय दिया और मराठों की सहायता नहीं की। इस समय इन दोनों के मध्य एक संधि हुई। किसके मध्य में? अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य में। इनके मध्य संधि हुई कि जो अंग्रेज हैं वो रणजीत सिंह पर के कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, और जो रणजीत सिंह में पंजाब में जो अंग्रेज सेनाएं वो हटा ली जाएंगी। रणजीत सिंह ने भी ये वचन दिया कि वो भी मित्रता का निरंतर पालन करता रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों में मित्रता कायम रही। लेकिन आगे चल के जो अंग्रेज थे उनकी तो नीति विश्वासघात की थी। इस बार भी उन्होंने यही नीति अपनाई। वो ऊपर से तो दोस्ती बनाए रख रहे थे, लेकिन अंदर से उनको जो रणजीत सिंह जो विस्तारवादी नीति अपना रहा था उसको लेके उनको बहुत अधिक संदेह था। इसलिए उसने सतलज पार के जो राज्य थे, जो अन्य सिख राज्य थे, जब उन्होंने अंग्रेजों से मदद की मांग की तो अंग्रेज उसको मदद देने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। इसी समय एक प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल किसके पास भेजा गया? रणजीत सिंह के पास भेजा गया, और एक प्रतिनिधि मंडल रशिया भेजा गया। तो इस प्रकार जो अंग्रेजों की नीति थी उसको वो ठीक से समझ नहीं पाए। कौन? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह पे ये दबाव डाला गया कि वो अंग्रेजों से एक संधि कर लें। रणजीत सिंह संधि करना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों ने उसको विवश होना पड़ा और उसको एक संधि करनी पड़ी। वो इतिहास में 1809 की अमृतसर की संधि कहलाती है। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी वो निम्न प्रकार थी। पहला, दोनों ने स्थायी रूप से मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। दूसरी ओर पूर्व की ओर जो सतलज नदी थी वो रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई। सतलज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में रणजीत सिंह को अपने राज्य विस्तार करने की खुली छूट दे दी गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया, और ये कहा गया कि कोई भी पक्ष सतलज के किनारे ज़्यादा सेना नहीं रखेगा। और ये कहा गया कि कोई भी पक्ष यदि एक भी संधि की धारा का उल्लंघन करता है तो सारी संधियाँ क्या की जाएगी? संधि की सारी शर्तें, संधि को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अमृतसर में जो संधि की 1809 में, इसे विद्वानों ने ये किया है कि ये रणजीत सिंह की पूर्ण असफलता थी, क्योंकि रणजीत सिंह जो राज्य विस्तार चाहता था पूर्व में उसकी सीमा को निर्धारित कर दिया गया।
लेकिन दूसरी ओर विद्वानों का ये भी मानना है, जैसे कनिंघम जैसे विद्वान है उनका ये मानना है कि ये जो संधि थी इसको रणजीत सिंह की कूटनीतिक असफलता नहीं माना जा सकता, अपितु ये तो उसकी एक सफलता थी, क्योंकि वो पूर्व की तरफ से अंग्रेजों के प्रति निश्चिंत हो गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने उधर ये कह दिया था कि आप इधर नहीं कर सकते राज्य विस्तार, लेकिन आप उत्तर पश्चिम की तरफ राज्य विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो रणजीत सिंह था वो इस तरफ निश्चिंत होकर उत्तर पश्चिम की तरफ उसने निरंतर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कुछ इसमें फ़ायदा भी हुआ तो इसमें कुछ नुकसान भी हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला पॉइंट आता है वो है कि 1809 के बाद पंजाब के अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध रहे, अर्थात अमृतसर की संधि के बाद। इसको हम 2 चरणों में डिवाइड करते हैं। पहला 1809 से 1831 ईस्वी तक, ठीक है, और दूसरा था 1831 से 1839 ईस्वी। हम जब पहले चरण की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ हद तक अंग्रेजों और पंजाब रणजीत सिंह के मध्य सद्भावना बनी रही अमृतसर की संधि को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे ये जो सद्भावना थी वो कुछ समस्याएं आती गई, ताकि सद्भावना धीरे धीरे जाती रही। जैसे हम देखते हैं कि 1816 ईस्वी में जब कंपनी को नेपाल युद्ध में और 1824 ईस्वी में जब बर्मा युद्ध में जब रणजीत सिंह को मौका था ये इस परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने का, वो अंग्रेजों पर आक्रमण कर सकता था या अपने राज्य का विस्तार कर सकता था, क्योंकि अंग्रेज तो नेपाल और बर्मा से युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन रणजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया। उसी प्रकार 1825 में भरतपुर के जाटों को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने के लिए भी क्या कर दिया उसने, रणजीत सिंह ने मना कर दिया। इसी प्रकार रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की भी सहायता नहीं की। तो इस प्रकार जो रणजीत सिंह था उसने अपनी तरफ से संधि की पूरी शर्तों का पालन किया, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं किया। 1831 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थितियाँ बदलनी पड़ी, क्योंकि और धीरे धीरे रणजीत सिंह को अपने हितों का त्याग करना पड़ा। पहली समस्या सिंध की थी। जो सिंध का जो राज्य था उस पर अंग्रेज भी अपना अधिकार चाहते थे, और दूसरी प्रकार पंजाब के चूंकि निकट पड़ता था, रणजीत सिंह भी उसमें अपने वर्चस्व चाहता था। लेकिन आगे चलकर जो सिंध में किसका अधिकार हुआ, अंग्रेजों का अधिकार हुआ, और यहाँ भी रणजीत सिंह को अपने मन को मारना पड़ा, क्योंकि रणजीत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों ने दोहरी चालें चली। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो आता है वो है कि अफगानिस्तान की समस्या। जो अफगानिस्तान का राज्य था उसको लेकर भी दोनों में क्या हुआ, मनमुटाव हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक शाह शुजा को उसके भाई मोहम्मद शाह ने पदच्युत करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, रणजीत सिंह पुनः शाह शुजा को सैनिक सहायता देकर कहाँ बिठाना चाहता था, अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना चाहता था। ठीक है, परंतु अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक दोस्त मोहम्मद ने शुजा को परास्त करके खदेड़ दिया। 1836-37 में दोस्त मोहम्मद ने रूस से मैत्री बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने शाह शुजा को अफगानिस्तान के सिंहासन बैठाने का निर्णय लिया, परंतु इसके लिए रणजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। फलस्वरूप 26 जून 1838 को अंग्रेजों, शाह शुजा और रणजीत सिंह के मध्य एक संधि हुई। संधि के अनुसार शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाना तय हुआ। शाह शुजा ने अफगानिस्तान में रणजीत सिंह द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दिया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को कहा कि शिकारपुर पर उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही जलालाबाद पर अधिकार की अनुमति दी जाएगी। इस पर रणजीत सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों ने उसे धमकी दी कि यदि वह हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उस पर आक्रमण कर दिया जाएगा, यह संधि की नहीं मानी जाएगी। इसलिए क्या हुआ, विवश होकर रणजीत सिंह को उस पर हस्ताक्षर करने पड़े और बड़ी अनिच्छा से उसने हस्ताक्षर कर दिए। तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के प्रति किसी भी ब्रिटिश नीति से रणजीत सिंह को कोई खुशी नहीं हुई, और वो जो एक दोस्ती रखे हुए था उसका अंग्रेजों ने क्या किया, उसका फ़ायदा उठाया, और दोस्ती होते हुए भी उसने अपना वर्चस्व, अर्थात हम देखते हैं कि जो रणजीत सिंह था उसके काल में अंग्रेजों जो संबंध थे वो पंजाब के बिगड़ते बनते रहे।
लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा अपनी विश्वासघात की नीति का कार्य किया और उसने बार बार रणजीत सिंह को अपनी डबल कूटनीतिक योजनाओं के द्वारा दबाने की कोशिश की और पंजाब पर आखिरकार वो अधिकार करने में सफल रहे। अब हम देखते हैं कि जो रणजीत सिंह था उसने अपना जो कार्यकाल जो पंजाब में निभाया वो देखा कि वो सुकर चकिया मिसल का एक साधारण व्यक्ति, साधारण मिसल से ऊपर के वो एक सिखों का एक नेतृत्वकर्ता बन गया। तो जब हम रणजीत सिंह का मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि उसने गुरु गोविंद सिंह के अधूरे कार्य को पूरा किया। उन्होंने सिखों में एक आत्मविश्वास पैदा किया, ठीक है, जो सिख बिखरे हुए थे उनको संगठित करने का कार्य किया और इसीलिए उसने एक पंजाब का एक उत्थान किया। पंजाब सिखों के माध्यम से एक उभर कर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आया। अंग्रेजों के प्रति जो रणजीत सिंह ने जो नीति अपनाई उसके औचित्य पर विद्वानों में काफ़ी संदेह है। कुछ का मानना है कि जब तक रणजीत सिंह अपनी सत्ता का दृढ़ीकरण नहीं कर पाया था तब तक तो उसकी नीति ठीक मानी जा सकती है, परंतु उसके बाद उसे अंग्रेजों की टकराव की नीति अपनानी चाहिए थी। उन लोगों का ये मानना है कि रणजीत सिंह अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत था, लेकिन हम देखते हैं कि रणजीत सिंह चूँकि अनपढ़ था, उसमें उतनी कूटनीतिक योग्यता नहीं थी कि वो समय ऐसा कर पाए, लेकिन उसकी इतनी योग्यता भी नहीं थी कि वो अंग्रेजों से मुकाबला कर पाए। लेकिन जितना उसका हो सका उसने अपने हिसाब से अपने राज्य को विस्तार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो हम देखते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण वह अस्त व्यस्त सिख जाति को एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर पाया। इसी पे ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। आपका क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये बनता है कि रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब का उत्थान किस प्रकार हुआ, या रणजीत सिंह के काल में अंग्रेजों के साथ क्या संबंध थे, क्योंकि हम देखते हैं कि 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो अंग्रेजों के पंजाब के राज्य के साथ संबंध थे वो बिल्कुल बदल गए, क्योंकि रणजीत सिंह के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि वो अंग्रेजों से उसका मुकाबला कर पाए और इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी नीतियों का फ़ायदा उठाया और उसने 2 युद्ध करके पंजाब को अपने राज्य में विलय कर लिया। तो इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वाले टॉपिक में हम जो प्रथम और द्वितीय सिख युद्ध हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।